Hello students, welcome back to Blade Learner K12. Myself Mahvish Sadaf and I am here to teach you biology of class 12th. Today we are going to study second chapter which is sexual reproduction in flowering plant. In this video we will study about flower, then male reproductive system in which we will see stamen, microsporangium and pollen grain. So let's start with flower. फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ प्लांट बॉडी। प्लांट का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसे हम लोग फ्लावर कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं ह्यूमन में अगर हम मेल की बात करें तो उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस होता है और फीमेल में ओवरी होता है, उसी तरह प्लांट में फ्लावर होता है। यहाँ पर फ्लावर का लेबल डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं फ्लावर के 4 मेन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर सेपल, then petal, then stamen and then pistil। पिस्टिल के फिर 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और इसी के अंदर ओव्यूल भी आता है। स्टेमन में फिर 3 पार्ट्स होते हैं, एंथर, फिलामेंट, पॉलन ट्यूब। ओके, उसके बाद यहाँ पर तो ये हो गए इसके 4 पार्ट्स, सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टिल। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेडिसिल, ये जो होता है फ्लावर, इसकी एक्सिस को हम लोग पेडिसिल कहते हैं। फ्लावर की एक्सिस को हम लोग पेडिसिल कहते हैं और अपने 11th क्लास में इनफ्लोरेसेंस पढ़ा होगा। इनफ्लोरेसेंस की एक्सिस को हम लोग पेडंकल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल जो होता है ये इस तरह का बल्ज्ड पार्ट होता है, ये सिर्फ फ्लावर को सपोर्ट देने के लिए होता है, तो इसका काम क्या होता है, सपोर्ट। ठीक है, तो ये हो गया फ्लावर का लेबल डायग्राम। नेक्स्ट अब हम लोग इसमें मूव करते हैं। ये है फ्लावर का चार्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लावर के 2 पार्ट होते हैं, पहले एक होता है एसेसरी ऑर्गन और फिर होता है सेक्स ऑर्गन। एसेसरी ऑर्गन को ही हम लोग स्टेराइल पार्ट कहते हैं फ्लावर का। स्टेराइल पार्ट यानी कि जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेते हैं। सेक्स ऑर्गन इसे जो है हम लोग फर्टाइल पार्ट कहते हैं। फर्टाइल पार्ट, ये पार्ट जो होता है वो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है और वो होता है एंड्रोशियम और स्टेमन, गाइनेशियम और पिस्टिल। और एसेसरी पार्ट होता है कैलिक्स और सेपल एंड कोरोला और पेटल। ठीक है, जो कैलिक्स होता है ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का। फ्लावर का जब बर्ड कंडीशन में फ्लावर होता है उस टाइम में ये उसको प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, कोरोला जो होता है ये ब्राइट कलर का होता है, बहुत ही ज़्यादा ये अट्रैक्टिव होता है और ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, स्टेमन जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ फ्लावर के बारे में था। अब हम लोग स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। स्टेमन हम जानते हैं कि ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर का और ये है स्टेमन का लेबल डायग्राम। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एंथर है, ऐसे जो थोड़ा बर्स्ट पार्ट होता है इसको एंथर कहते हैं और ये जो लॉन्ग स्टॉक होता है इसे हम लोग फिलामेंट कहते हैं। फिलामेंट में एक चीज़ ध्यान देने की कि ये जो पार्ट होता है फिलामेंट का इसे हम लोग प्रॉक्सिमल पार्ट कहते हैं, यानी कि पीछे वाला पार्ट। प्रॉक्सिमल पार्ट जो होता है स्टैमेन का वो अटैच होता है रिसेप्टेकल से। ठीक है, और ये पार्ट होता है स्टैमेन का डिस्टल पार्ट। डिस्टल पार्ट ये अटैच होता है एंथर से। और ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये पॉलन सैक का ये एंथर का लेबल डायग्राम है जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपने एंथर के डायग्राम में इस तरह का देखा था, आपने एंथर का डायग्राम इस तरह का देखा था, ऐसे 2 लोब स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है,
कि सबसे पहले तो एंथर में 2 लोब होते हैं, ठीक है, 1 लोब 2 लोब, इसलिए एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है एंथर। इसके अलावा हर लोब में क्या होता है, 2 थीका होते हैं, देखिए इस तरह से ये डिवाइड होता है। तो एक लोब में 2 थीका, एक लोब में 2 थीका, तो टोटल कितने थीका हो गए, 4 थीका इज प्रेजेंट, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल 4 थीका इज प्रेजेंट। अब हर लोब में 2 थीका होते हैं, इसलिए इसको डाइथीकस कहते हैं, डाइथीकस। तो बाइलोब्ड होता है और डाइथीकस होता है, ठीक है। अब सिर्फ एक लोब की बात की जा रही है, बिल्कुल मैंने इसे पॉइंट वाइज लिखा, आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। एक लोब में क्या होता है, एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है या फिर पॉलन सैक होता है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है उसे ही हम लोग पॉलन सैक कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया और पॉलन सैक। तो एक लोब में एक पॉलन सैक होगा, ठीक है। तो टोटल कितने लोब है, 4, यानी कि टोटल कितने माइक्रोस्पोरेंजिया हो जाएंगे, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया इज प्रेजेंट, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया और 4 पॉलन सैक इज प्रेजेंट, ठीक है। अब हम लोग माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी इस पॉलन सैक के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आती हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर, ये रहा माइक्रोस्पोरेंजिया का डायग्राम, इसमें आप देख सकते हैं कि इसके 4 लेयर्स होते हैं, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है वो होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद आता है एंडोथीसियम, उसके बाद आता है मिडिल लेयर और फिर सबसे अंदर आता है टेप्टम। तो जो एपिडर्मिस हो गया वो आउटर मोस्ट हो गया, आउटर मोस्ट, उसके बाद एंडोथीसियम आता है, और ये जो मिडिल लेयर होता है ना ये 2 to 3 लेयर होता है, ठीक है। कि एपिडर्मिस सिंगल लेयर होता है, एंडोथीसियम भी सिंगल लेयर होता है, लेकिन मिडिल लेयर जो होता है वो मल्टीपल लेयर का होता है, ठीक है। तो 2 to 3 लेयर का मिडिल लेयर होता है, और ये जो टेप्टम होता है ये सबसे अंदर में होता है, इनर मोस्ट लेयर होता है ये टेप्टम, ठीक है। ये जो बाहर के 3 लेयर होते हैं, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीसियम और मिडिल लेयर, ये बाहर के 3 लेयर जो है ये प्रोटेक्शन का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, किसके प्रोटेक्शन में, अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, ये लिखा है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, यहाँ से पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है और उसी पॉलन ग्रेन को ये प्रोटेक्ट करते रहते हैं, ठीक है। यही 3 लेयर जब बर्स्ट होती है तब यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो जाता है, ठीक है। और ये जो टेप्टम है ये सबसे अंदर में होता है, तो ये जो होता है ये पॉलन ग्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। तो ये नरिश करता है पॉलन ग्रेन को, नरिशस पॉलन ग्रेन, ओके। नेक्स्ट अब हम लोग टेप्टम के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए टेप्टम इनर मोस्ट लेयर होता है, इसको जो है नर्स सेल भी कहा जाता है, टेप्टम को नर्स सेल भी कहते हैं। और टेप्टम के बारे में एक और चीज़ क्या है कि इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं और मोर देन 1 न्यूक्लियाई होते हैं इसमें, ठीक है। डेंस साइटोप्लाज्म एंड मोर देन 1 न्यूक्लियाई होते हैं। इसमें ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो एक से ज़्यादा होता है। और टेप्टम जो है ये स्पोरोजिनस टिश्यू को सराउंड करता है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो टेप्टम सबसे अंदर था उसके अंदर में ही स्पोरोजिनस टिश्यू होंगे, तभी ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है इसको टेप्टम सराउंड करके रखता है, ठीक है। इस तरह से समझ गए आप लोग। अब हम लोग नेक्स्ट स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया कंटेन्स ग्रुप ऑफ होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू। माइक्रोस्पोरेंजिया आप समझ रहे होंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना आप लोगों को। माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब वही पॉलन सैक के बारे में बात कर रहे हैं, इस तरह से पॉलन सैक बनाया था ना हमने, एक लोब में एक पॉलन सैक। तो हर माइक्रोस्पोरेंजिया में बहुत सारे सेल्स होते हैं, ठीक है। और उन सारे सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू। आप जानते हैं बहुत सारे सेल्स को मिलाकर ही टिश्यू बनता है, इसीलिए ये छोटे छोटे जितने भी सेल हैं ये सब मिलाकर के स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं, और ये सेंटर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इन्हीं के सेल्स जो हैं वो ईच सेल रिप्रेजेंट माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। देखिए ये था एक लोब एंथर का,
ये रहा एक थीका एंथर का, इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर मिला करके स्पोरोजिनस टिश्यू कहलाता है। और इसमें से हर एक सेल जो होता है, हर एक सेल जो होता है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल होता है। ठीक है, आपको पता है ये नाम से लग रहा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि ये माइक्रोस्पोर को बनाने वाला है। ठीक है, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन जो होता है वो इसी माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। और यहाँ पे लिखा ही हुआ है माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है उसमें मियोसिस होती है और मियोसिस के बाद माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आप, अब क्या होता है, मियोसिस हो गई तो एक बार मियोसिस होती है तो उससे क्या बनता है, 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं। किसी में भी मियोसिस होती है तो 4 प्रोडक्ट बनते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, 4 माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। यानी ये रहा माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें हुई मियोसिस और मियोसिस से बन गए आपको 4 माइक्रोस्पोर, 4 माइक्रोस्पोर बन गए। और हर 4 माइक्रोस्पोर का जो है वो एक टेट्राड कहलाता है। ठीक है, टेट्राड। तो ये तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल में बना है ना, इस तरह के तो बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे इसमें, बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो सब में मियोसिस होती है और सब में से एक एक टेट्राड बनते हैं। ठीक है, 1 टेट्राड बनेंगे, यानी कि सब में 4-4 माइक्रोस्पोर सबके बनेंगे। अब आप समझ सकते हैं कितने सारे पॉलन ग्रेन्स वहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और हर माइक्रोस्पोर जो है वो अपने आप में एक पॉलन ग्रेन होता है। तो ये जो माइक्रोस्पोर होता है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ क्या लिखा हुआ है कि 1 माइक्रोस्पोर रिप्रेजेंट्स 1 पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो यानी 4 माइक्रोस्पोर से क्या हो गया, 4 पॉलन ग्रेन बनेंगे और 4 पॉलन ग्रेन को मिला करके हम लोग एक टेट्राड कहते हैं। टेट्रा मतलब होता ही है 4, है ना। अब क्या होता है, एक पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें माइटोसिस होती है फर्दर, और वहां से 2 मेल गैमीट बनते हैं, 2 मेल गैमीट बनते हैं, यानी एक पॉलन ग्रेन से 2 मेल गैमीट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक बार लिख देती हूँ कि सबसे पहले इसमें क्या था कि माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुई, मियोसिस से 4 माइक्रोस्पोर बने और 4 माइक्रोस्पोर का मतलब हो गया 4 पॉलन ग्रेन। ठीक है, तो अब एक पॉलन ग्रेन जो होता है, एक पॉलन ग्रेन, इससे 2 मेल गैमीट बनते हैं। ठीक है, तो 4 पॉलन ग्रेन से कितने बन जाएंगे, 8 मेल गैमीट बन जाएंगे। ठीक है, तो ये पूरा ओवरव्यू था स्टेमेन के बारे में। ये पूरा स्ट्रक्चर आप ऐसे ही पॉइंट वाइज पढ़ेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इसमें कैसे कैसे क्या है। बस आपको टर्म्स ध्यान में रखने हैं, और वो टर्म्स क्या है कि एक टर्म आपको देखने को मिलेगा माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है पॉलन सैक को। ठीक है, और एक टर्म आपको देखने को मिलेगा माइक्रो स्पोर। माइक्रोस्पोर जो होता है वो पॉलन ग्रेन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, बस यही सब आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ठीक है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में भी बताया था कि कहीं पर भी जेनेसिस का मतलब हो जाता है फॉर्मेशन। कहीं पे भी आपको ये जेनेसिस लिखा हुआ मिले, इसका मतलब हो जाता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन तो किसके आगे स्पोरो मतलब जेनेसिस लिखा हुआ है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होना है। ठीक है, और किससे होगा माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर मदर सेल से होगा। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स, यानी कि पॉलन ग्रेन फ्रॉम पॉलन मदर सेल। पॉलन मदर सेल यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल में मेयोसिस होती है, वहां से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और इसी प्रोसेस को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। ठीक है,
पॉलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर्स। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होता है, मेल गैमीटोफाइट। देखिए आप लोगों को बिल्कुल भी यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि मेल गैमीटोफाइट, माइक्रोस्पोर, ठीक है, ये सब एक दूसरे से लिंक्ड है। कैसे, देखिए पॉलन ग्रेन को ही माइक्रोस्पोर कहा जाता है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, मेल गैमीटोफाइट को। क्यों ये रिप्रेजेंट कर रहा है, आपको नाम से लग रहा है ना कि ये कुछ मेल गैमीट के बारे में कह रहे होंगे। मेल गैमीट, जहाँ पर मेल गैमीट होगा उसे हम लोग मेल गैमीटोफाइट कहेंगे, ठीक है। अब मेल गैमीटोफाइट किस में होगा, मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि पॉलन ग्रेन में माइटोसिस होती है और माइटोसिस के बाद वहाँ से पॉलन दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है ना पॉलन ग्रेन से, इसीलिए मेल गैमीटोफाइट जो होगा वो पॉलन ग्रेन होगा, यानी कि मेल गैमीट कंटेन करने वाला, दैट इज मेल गैमीटोफाइट। और ये क्या होता है, पॉलन ग्रेन होता है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। और ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये 2 लेयर्स का बना हुआ होता है, ठीक है। अब हम लोग पॉलन ग्रेन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 लेयर का बना हुआ होता है, एक्साइन और इंटाइन, ठीक है। यहाँ पर इनके बारे में कुछ डिफरेंस दिया हुआ है। एक्साइन जो होता है ये आउटर लेयर होता है पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन का जो आउटर लेयर होता है वो एक्साइन होता है और जो इनर लेयर होता है वो इंटाइन होता है, ठीक है। आई फॉर इंटाइन, आई फॉर इनर, तो इनर लेयर इंटाइन होता है और एक्साइन जो होता है वो आउटर लेयर होता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिसकंटिन्यूअस होता है ये। क्यों डिसकंटिन्यूअस होता है पता है आप लोगों को, देखिए इस तरह का एक्साइन का लेयर होता है, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस होता है, ठीक है, जगह जगह इसमें गैप होता है। ये गैप जो होता है ना ये स्पोरोपोलेनिन की वजह से होता है। होता क्या है कि ये जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलेनिन का बना हुआ होता है। अभी हम लोग स्पोरोपोलेनिन के बारे में भी बात करेंगे कि ये है क्या। स्पोरोपोलेनिन का ये एक्साइन बना हुआ होता है और जहाँ जहाँ स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होता है, जहाँ जहाँ स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है वहाँ वहाँ एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। उस पोर का नाम होता है जर्म पोर्स। इसी वजह से इस ये वाली जो लेयर होती है ये डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, ठीक है। और इंटाइन जो होता है ये बना हुआ होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना हुआ होता है और ये कंटिन्यूअस लेयर होती है। इस तरह से अंदर की लेयर जो होती है वो कंटिन्यूअस होती है, ठीक है। और इसमें अब कंटिन्यूअस है तो इसमें कोई भी जर्म पोर्स प्रेजेंट नहीं होंगे। जहाँ डिसकंटिन्यूअस होगा वहाँ गैप होगा और मतलब कुछ ना कुछ पोर्स होंगे और उसी पोर्स का नाम होता है जर्म पोर्स, ठीक है। ये जर्म पोर्स जो होते हैं यहीं से पॉलन ट्यूब जो होता है वो बाहर निकलता है जर्म पोर्स के थ्रू, ठीक है। यही काम होता है इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे स्पोरोपोलिनिन के बारे में। स्पोरोपोलिनिन जो होता है ये मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है और अब तक कोई भी एंजाइम्स का पता नहीं लगाया गया जो इस मटेरियल को डिग्रेड कर सके, ठीक है। एक केमिकल कंपोनेंट है ये स्पोरोपोलिनिन, लेकिन इसको आज तक कोई भी एंजाइम जो है वो डिग्रेड नहीं कर सका है, ठीक है। इसलिए एक्साइन जो होता है वो इसी का बना हुआ होता है, क्योंकि पॉलन ग्रेन जो होता है वो बहुत हार्श जगह पर भी रहता है। बहुत पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सफ़र करना होता है, तो उसे हर तरह के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना होता है, हर तरह के इन्वायरमेंट में उसको सरवाइव करना होता है। इसलिए जो बाहर का मटेरियल होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए वो कि कोई भी चीज़ उसको अफेक्ट नहीं कर सके। इसलिए एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन के बारे में, ठीक है, कि पॉलन ग्रेन जब मैच्योर होता रहता है तो उसके अंदर 2 तरह के सेल्स बनते हैं। अब वो 2 सेल्स कौन से होते हैं, एक होता है वेजिटेटिव सेल और दूसरा जेनरेटिव सेल, ठीक है। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो इरेगुलर शेप्ड का न्यूक्लियस होता है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे रिजर्व फूड होते हैं। लेकिन जो जेनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है, उसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और इसका न्यूक्लियस जो होता है वो इरेगुलर नहीं होता है। आपने एनसीईआरटी के बुक में इस तरह का कुछ डायग्राम देखा होगा। ऐसे मैच्योर पॉलन ग्रेन जो होता है उसमें 2 सेल होते हैं, एक जो बहुत बड़ा सा होता है ये वेजिटेटिव सेल होता है और ये जो छोटा सा सेल होता है ये जेनरेटिव सेल होता है, ठीक है। मेन रोल इसी का होता है जेनरेटिव सेल। आपको नाम से ही लग रहा है
किसी चीज़ को ये जनरेट करेगा, तो ये क्या करेगा, इसी जनरेटिव सेल में माइटोसिस होती है और ये 2 मेल गैमीट का फॉर्मेशन करता है, 2 मेल गैमीट को जनरेट करता है, ठीक है, जनरेटिव सेल, ठीक है। ज़्यादातर जो एंजियोस्पर्म होते हैं यानी 60% एंजियोस्पर्म जो होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो बर्स्ट कर जाता है जब ये इसी 2 सेल के स्टेज पर होता है, यानी जब उसके अंदर सिर्फ वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल होते हैं तभी ये बर्स्ट कर जाता है, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग 40% एंजियोस्पर्म होते हैं उसमें क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है 2 मेल गैमीट में और फिर पॉलन ग्रेन जो होता है वो 3 सेल्ड स्टेज पर बर्स्ट होता है। इसमें क्या होता है देखो, 3 सेल्ड स्टेज में क्या क्या आ जाएगा, एक तो वेजिटेटिव सेल होगा और इसमें 2 मेल गैमीट होंगे, 2 मेल गैमीट, ठीक है, क्योंकि जनरेटिव सेल तो अब डिवाइड कर चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा वेजिटेटिव सेल, इसका ये न्यूक्लियस है, ये रेगुलर शेप न्यूक्लियस और ये रहा जनरेटिव सेल, ये छोटा होता है, ठीक है। अब जो जगह छोटी होती है वहाँ पर तो साइटोप्लाज्म डेंस ही होगा ना, घना साइटोप्लाज्म, और ये न्यूक्लियस देख सकते हैं आप, ये रेगुलर नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये है वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल में डिफरेंस। आपको ये याद रखना है कि 60% एंजियोस्पर्म में पॉलन ग्रेन शेड करता है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में क्या होता है, पॉलन ग्रेन का जो रिलीज होता है, पॉलन ग्रेन वो 2 सेल्ड स्टेज पर होता है और 40% में क्या होता है 3 सेल्ड स्टेज पर। 2 सेल्ड स्टेज क्या है, 3 सेल्ड स्टेज क्या है, ये आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर कुछ पॉलन ग्रेन के यूज़ के बारे में है और थोड़ी सी और उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। देखिए, पॉलन ग्रेन जो होता है वो एलर्जी कॉज करता है और बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स भी कॉज करता है, जैसे कि अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, ये सब ये कॉज करता है, ठीक है, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस। और जो ये पॉलन ग्रेन एलर्जी जो कॉज करता है, तो इसमें कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं, जैसे कि पार्थेनियम, जिसे कि कैरेट ग्रास भी कहा जाता है, और एक होता है एमारैंथस। ये 2 प्लांट हैं जो पॉलन एलर्जी कॉज करते हैं। इसके अलावा और भी हैं। पॉलन ग्रेन्स जो होता है, नेक्स्ट इसमें लिखा हुआ है कि पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड आल्सो यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे एनर्जी के सोर्स होते हैं, इसलिए मार्केट में पॉलन टैबलेट्स भी अवेलेबल होते हैं। जनरली एथलीट्स जो होते हैं वो पॉलन टैबलेट्स का मिसयूज़ करते हैं अपना एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है कि पॉलन ग्रेन्स वायबिलिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। पॉलन ग्रेन जो होता है ना उसकी कुछ वायबिलिटी होती है। वायबिलिटी का मतलब होता है कि पॉलन ग्रेन जो है वो एंथर से निकलने के बाद कितनी देर तक जिंदा रह सकता है, ठीक है। ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है कि वो कब तक जिंदा रह सकता है। हो सकता है ये मिनटों में ख़त्म हो जाए या फिर हो सकता है बहुत सालों तक ये रह भी सकता है। इसी तरह हम पॉलन ग्रेन्स की तरह सीड की भी वायबिलिटी पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। एग्जाम्पल है जैसे इसमें कि राइस और वीट जो होता है उसमें 30 मिनट्स में वायबिलिटी लूज हो जाती है। और ये 3 फैमिली है, रोजेसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलेनेसी फैमिली। ये तीनों फैमिली जो होती है इसमें बहुत महीनों तक भी जो होता है पॉलन ग्रेन जिंदा रहता है, ठीक है। इसके बाद है पॉलन ग्रेन को हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करके रखते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर। ये डेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतने टेम्परेचर पर हम इसे स्टोर करके रखते हैं। और क्यों स्टोर करके रखते हैं, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में इसका यूज़ होता है, ठीक है, कि जब हम लोग ऐसे प्लांट ऑब्टेन करना चाहते हैं जिसमें हमारे अकॉर्डिंग उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, तब हम लोग स्टोर्ड पॉलन ग्रेन का यूज़ करते हैं। तो ये था पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।